हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है, इससे पहले आने वाली मेरी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता दूं। आज की स्पेशल क्लास में मैंने आपको करवाया था रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 2 घंटे की आपकी क्लास थी 10 से 12 तक। ठीक है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड करवाया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके करवाए थे। ठीक है, समराइज़ कराया था पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड। आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल है सिमरनजीत कौर, इसे फॉलो करेंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्लस पे कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने की अगर लेते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, बिकॉज एक तो ये बजट फ्रेंडली है और दूसरी बात, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज जो है वो देख सकेंगे। और इसके लिए आप अपना रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ SIMAR10 SIMAR SIMAR10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आप लास्ट मिनट में पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें। सपोज़ कीजिए आज का दिन आपके पास है और कल आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अपने माइंडसेट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आपने 6 महीने पढ़ा है, इतने मतलब साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक दिन में आप क्या कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जो एक दिन पहले होता है एग्ज़ाम का, ये उन सभी महीनों से सालों से ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ इस दिन आप जिन चीज़ों की रिवीज़न कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में फ़्रेश रह रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को अपने दिमाग में आपको फ़्रेश रखना, रिवीज़न करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप अपने दिमाग में 6 महीने से पढ़ा हुआ दोबारा से फ़्रेश नहीं करेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ भूल जाए, याद ना हो। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस लास्ट डे पे आप रिवीज़न स्ट्रेटजी बहुत अच्छी अडॉप्ट करें। जैसे कि मैं हमेशा इस तरह से बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपनी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि अगर आपके पास लास्ट 4-5 दिन रह गए हैं सपोज एग्ज़ाम से पहले, तो आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। जैसे 4 डेज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाले 3 डेज़ आपके पास बचे हैं, उन 3 डेज़ में आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उस 3 दिनों में, ठीक है, आप वो पेपर 1 पेपर 2 डीपली अच्छे से दोनों पेपर 3 दिनों में उन कर सके। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला 4th डे है, जो एकदम एग्ज़ाम से पहले वाला दिन है, उसमें आपको करने तो सारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही रिवीजन है, लेकिन एकदम ब्रीफ में करनी है। ठीक है, मेरी बात को समझे। अगर 4 दिन बचे हैं, 3 दिन में आप पेपर 1 पेपर 2 थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला दिन बचा है उसमें आपने दोनों चीज़ें पेपर 1 पेपर 2 की रिवीजन करनी है, लेकिन ब्रीफ में करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आपके रिवीजन नोट्स। तो मैं सबको सुजेस्ट करती हूँ, अपनी 9 बजे वाली जो सी मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस होती हैं उसमें भी मैं बताती हूँ आपको, लॉजिकल रीजनिंग की, सॉरी, कि अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखा करो। बिकॉज़ बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं कि आप कॉपी पेन पे फटाफट नोट डाउन कर लेते हो, और एग्ज़ाम से पहले जस्ट उन चीज़ों को जब आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारा का सारा कंसेप्ट ही रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं ये बोलती हूँ कि जो आपकी डेट्स होती हैं, जैसे फेरा एक्ट कब आया, फेमा एक्ट कब आया, ठीक है, कंपटीशन पॉलिसी आपकी कब आई, MRTP कब, इन सब की डेट्स आपको एक पेज पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, उस पेज अलग एक पेज पे नोट डाउन करनी है अपने नोट से अलग। इसके अलावा जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स की बुक्स होती हैं, ठीक है, किस राइटर की बुक कौन से ईयर में आई, इन चीज़ों को भी उसी पेज पे आपको सेपरेटली नोट करना है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कंसेप्ट होते हैं ना, अगर आपने 6 महीने पहले कंसेप्ट पढ़ा है तो अच्छे से समझा है अगर, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर तक वो याद रहेगा। लेकिन जो इस तरह की डेट्स होती हैं, फिगर्स होती हैं, डाटा है, जैसे इंडियन इकॉनमी का या करंट अफेयर्स का, ये चीज़ें अगर आपने 6 महीने पहले पढ़ी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर के टाइम तक ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ इन चीज़ों के सेपरेट नोट ज़रूर बनाएं, बिकॉज पेपर के एक दिन पहले इन चीज़ों को पढ़ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
जब मैं अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की कुछ ऐसी चीज़ें अलग से छांट ली थी जिनको पढ़ना मेरे लिए पेपर से एक दिन पहले या पेपर से कुछ टाइम पहले बहुत ज़रूरी था। ये वो चीज़ें जो दिमाग से आपके जल्दी निकल जाती हैं, जैसे डेट्स, फिगर्स, डाटा, है ना। सो इन सब चीज़ों का के नोट्स मैंने अपने दूसरे नोट्स से थोड़े से अलग बनाए थे, बिकॉज़ ये चीज़ें मेरे लिए लास्ट 1 घंटा पहले भी ज़रूरी थी, मुझे लगता था पढ़नी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब मैं पेपर देने सुबह जाने वाली थी उसके पहले वाले आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी मैंने ये डेट्स, फिगर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। सो एक दिन पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पेपर 1, पेपर 2 की ब्रीफ समरी जो है वो पढ़नी है। लेकिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने से पहले वाले टाइम पे, मतलब सपोज कीजिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए 8 बजे घर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो 7 बजे एक बार इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिए जो चीज़ें मैंने आपको अभी बोली हैं, जैसे करंट अफेयर्स, डाटाज हो गया, ठीक है, डाटा हो गया, लेटेस्ट फिगर्स हो गई, या अगर इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं तो कुछ राइटर्स वगैरह के नेम्स होंगे, पॉलिसीज़ की डेट्स होंगी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो आपको इजीली भूल जाने के प्रोस्पेक्टस रहते हैं, इन सभी चीज़ों को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर पढ़ा कीजिए और इनके नोट्स अपने दूसरे नोट्स से अलग बनाया कीजिए, बिकॉज ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन वाले नोट्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी उन चीज़ों को अपनी नोट्स पे नोट डाउन मत कीजिए जो चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी, आपके दिमाग में स्टोर है। जैसे कि सबको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, अब इसको अभी नोट्स में लिखने मत बैठ जाइएगा, ये चीज़ आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर ही है कि हाँ एडम स्मिथ भी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और वो एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। सो नोट्स में हमेशा अपने रिवीजन नोट्स में हमेशा उन चीज़ों को ऐड किया कीजिए जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं है और आपको भूल जाएगी, ठीक है जी। सो ऐसी चीज़ों को अपने रिवीजन नोट्स में शामिल कीजिए जस्ट टू मतलब अपने रिवीजन नोट्स को छोटा करने के लिए, उन्हें नैरो करने के लिए ऐसा आप करेंगे, ठीक है। सो बड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम बुक से नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन नोट्स जो है वो उतने ही लेंथी हो जाते हैं जितनी लेंथी बुक थी हमारे लिए। तो कभी भी रिवीजन नोट्स जो है लास्ट डे वाले जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ये गलती मत करना, उसमें आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड डाउन करना होता है जो चीज़ें आपको भूलने के प्रोस्पेक्टस रहते हैं, जो कंसेप्ट, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डेफिनेशन पता है आपको। अगर पता है लॉ ऑफ डिमांड मार्शल नहीं दिया है तो इन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड मत कीजिए, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती हैं। नोट्स में सिर्फ उनको ऐड कीजिए जो चीज़ें भूलने के आसार है, भूलने के प्रोस्पेक्टस है, डिफ़िकल्ट लगते हैं जो कंसेप्ट आपको और लगता है इन कंसेप्ट को शायद आप पेपर से पहले भूल जाएंगे, उनके नोट्स बनाइए और एक दिन पहले सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़िए, उन नोट्स को मत पढ़िए जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है जी। सो ये एक तो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आखिरी घंटे तक आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी इतना सारा पढ़ लिया तो अब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, अभी एक दिन पहले क्या पढ़ना है, ठीक है, या सुबह उठ के क्या पढ़ना है एग्ज़ाम वाले दिन। तो एंड टाइम तक आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी ज़रूरी होती है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप एंड वाले टाइम तक कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ही फ्रेशली आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट रहेंगे। अगर लास्ट मिनट पे थोड़े से आलसी बन जाएंगे कि लायर मूड में चले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट लास्ट टाइम में ज़रूरी थे आपके लिए पढ़ने उसे आप नहीं पढ़ पाएंगे और हो सकता है पेपर में उसी में कोई कंसेप्ट आ जाए और आपको वो याद नहीं हो क्योंकि आपने लास्ट टाइम पे उसे नहीं पढ़ा। क्लियर है जी। उसके बाद पेपर से कभी भी एक दिन नहीं कहूँगी, 3-4 दिन पहले भी कोई नया कंसेप्ट कभी मत पढ़े। जितना आपने पढ़ लिया है उसके रिवीजन नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, डेट आर सफिशिएंट, बट कुछ नया कंसेप्ट जो है अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश मत करें। खास तौर पे ऐसा कंसेप्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है और आपने सोचा था अगर मुझे एंडले टाइम पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं उन दिनों में उस कंसेप्ट को पढ़ लूँगा, ठीक है। सो 3-4 दिन पहले उस कंसेप्ट को मत पढ़िए, बिकॉज वो टाइम सिर्फ आपकी रिवीजन क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में बिठाने का है, ठीक है। और कभी भी लास्ट डे पे नई नई वीडियोस को मत सुनना शुरू कर दीजिए। जैसे लास्ट मिनट टाइम पे आपने, जैसे आपको कोई कंसेप्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, आपको वो समझ में नहीं आया था, सो लास्ट मिनट पे लास्ट डे पे आपने कोई यूट्यूब की वीडियोस देखी और उस कंसेप्ट को समझना शुरू कर दिया। सो ऐसा टाइम वेस्ट करने का वो दिन आपके लिए नहीं होता, वो दिन आपके लिए रिवीजन करने का होता है। हाँ, आप लास्ट
डे पे मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, या ऐसी वीडियोस जैसी अभी मैं बना रही हूँ लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली वीडियोस, ठीक है, इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन कुछ नए कंसेप्ट्स को समझने के लिए नई नई वीडियोस ऐसा मत करिए, इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसकी बजाय जो आपने पढ़ा है उसकी ही बार बार रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ताकि एटलीस्ट जो आपने 6 महीने में पढ़ा है वो आपको कल के दिन भूले नहीं। अगर उसमें से पेपर आए तो वो तो आपको सारे क्वेश्चन जो भी उसमें से आए वो तो आपको आते हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ पेपर के टाइम पे ओवर एक्साइटमेंट एंड अंडर एक्साइटमेंट की। देखिए, जो भी आपका पेपर तय होता है ना, ये बड़े दिमाग से बनाया जाता है, बड़ी साइकोलॉजी छुपी होती है इसको डिज़ाइन करने में। कई बार मैंने क्या नोटिस किया है कि आपके पेपर में जब जैसे पेपर 1 स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा इजी पूछता है, ठीक है। सो ऐसा जब 10-15 क्वेश्चंस इजी आ गए ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ पेपर तो इतना ईजी है, तो मिनटों में सोल्व हो जाएगा, मेरे तो सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इतनी एक्साइटमेंट में वो क्या करते हैं, जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं 15-16 क्वेश्चंस के बाद, तो ये वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते कि अब डिफ़िकल्ट लेवल पेपर का शुरू हो गया है। वो उनको भी इजी में ले जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में उनके आंसर्स भी जल्दी जल्दी से देने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी स्टूडेंट्स को ले बैठती है, ठीक है। सो हमेशा ये चीज़ सोचिए कि जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा इजी, ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रखेगा। अगर उसने 10-15 क्वेश्चंस इजी दे दिए हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारा पेपर ही इजी है आपका, ठीक है। सो इसलिए दिमाग की खिड़कियाँ खोल के पेपर दिया कीजिए। कभी ऐसा होता है पेपर में लिखा होता है आपको नो वाला ऑप्शन चूज़ करना है, तो बच्चे येस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ये इसी ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा होता है जो आपको 10-15 ईजी वाले क्वेश्चंस के कारण मिल गई थी, ठीक है। अंडर एक्साइटमेंट भी बता देती हूँ वो कैसे अब स्टूडेंट्स को होती है। कई बार क्या होता है, पहले 10-15 क्वेश्चंस एग्जामिनर इतने डिफिकल्ट दे देता है जस्ट आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, कि बाद वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं। तो पहले ही 10-15 क्वेश्चंस करके स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि एग्जाम तो इतना टिपिकल है, मतलब मेरे तो इन 10-15 में से हार्डली 4-5 क्वेश्चंस ठीक होंगे, मेरा तो एग्जाम इस बार क्रैक होगा ही नहीं, छोड़ो इस बार कुछ नहीं होगा, मुझे दोबारा से प्रिपरेशन, मतलब इतनी दूर तक की सोच लेते हैं ना। पहले 10-15 क्वेश्चन जब डिफिकल्ट आ जाए कि इस बार ना मैं इस एजुकेटर से कोचिंग लूंगा, शायद मेरा नेट क्लियर हो जाए, इस बार तो होने नहीं वाला, 5 क्वेश्चन तो सारे ठीक हुए हैं 15 में से, इतना लंबा लंबा थिंक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी जैसे मैंने बोला पेपर का पूरे का लेवल एक जैसा नहीं रहने वाला। हो सकता है 10-15 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आगे वाला पेपर ईजी हो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हो सकता है कि जो बाकी के आपके साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए पेपर दे रहे हैं ना, उनके भी पहले 10-15 क्वेश्चन में बस 4-5 ही ठीक हो सकता है उनके भी इतने ही क्वेश्चंस ठीक हो सकता है जो जेआरएफ का टॉपर रहे उसके भी 10-15 पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 4-5 ही ठीक हो। जरूरी नहीं है कि उसके 15 में से 10 ठीक या 15 में से 15 ही ठीक हो जाएंगे। सो ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलिए। हो सकता है पेपर 1 डिफिकल्ट आ जाए बहुत, पेपर 2 का लेवल थोड़ा इजी रहे, पेपर 1 करने के बाद आप सोचने लग जाए इतना डिफिकल्ट पेपर मेरा तो होगा ही नहीं, जाते जाते पेपर 2 में आप इतने अंडर एक्साइटेड हो जाएं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इतना डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। हो सकता है जो आपके साथ बैठे हैं या जिसने जो जेआरएफ निकालेगा उसके भी पेपर 1 में बहुत क्वेश्चंस गलत हों, हो सकता है उसका कट ऑफ भी मसा ही 25-30 के आसपास रहे पेपर 1 में। तो इसीलिए अपने मोरल को डाउन मत कीजिए ये सोच के कि आपका तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं, बिकॉज हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस इतने ईजी हों कि जो आपने पीछे गलत किए हैं उसको वो ऑफसेट कर लें, ठीक है। सो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी होती है, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसीलिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न जो आप सोचोगे कि शायद जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो उसका सही आंसर नहीं दे पाते, लेकिन नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट इसीलिए नेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि वे इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है जी। सो आपका कंपटीशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से होने वाला है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर देगा उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चंस के भी आंसर गलत दे देते हो तो आप कंपटीशन से आउट हो,
ठीक है। इजी क्वेश्चंस के आंसर सभी ठीक दे देते हैं अगर आप इजी क्वेश्चंस के आंसर ठीक दोगे, इसीलिए आप उस कंपटीशन में रहोगे, ठीक है, तभी आप दूसरों से compete कर पाओगे। लेकिन इजी क्वेश्चंस भी अगर गलत दे दोगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सो इसीलिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को किया कीजिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन इजी लगे ना, कई बार स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन को देख के घबराहट में आके ओवर एक्साइटेड होके क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे देते हैं, ठीक से पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर देने से, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन कभी भी गलत मत कीजिए, उसका आंसर आंखें खोल के ध्यान से उसे पढ़ के दीजिए। और मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, कई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी जब मैंने नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा वो स्ट्रैटेजीज, वो ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुई हैं, ठीक है। जिस तरह से मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो मुझे प्रॉब्लम्स आती थी वही प्रॉब्लम्स मैंने अपने प्लस वाले कोर्स में आपके लिए रिमूव करने की कोशिश की है, ठीक है जी। सो कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है। सो वो चीज़ भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। सो उसी क्वेश्चन को रिफ्रेश करने के लिए आप अपनी लैंग्वेज बदल सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। सेम क्वेश्चन आपके पास हिंदी में आ जाएगा। हो सकता है कोई वर्ड जो आपको इंग्लिश में क्लियर नहीं हुआ था वो हिंदी में क्लियर हो जाए, ठीक है। सेम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यही एडवाइस होती है। कई बार क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन रिफ्रेश हो जाता है अगर आप उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर लें तो। क्लियर है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कभी भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इससे ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस क्वेश्चन को मार्क करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि ज़्यादातर स्टूडेंट गलती ये करते हैं, ईजी क्वेश्चंस के भी सही आंसर नहीं देते। इसीलिए अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो जो आगे आने वाले इजी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आप नहीं दे पाओगे, वो भी छूट जाएंगे। सो मैं आपके लिए इसी वीक में अगर हो सका तो एक अलग वीडियो लेके आऊँगी कि आपको डीआई के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ इजी ट्रिक्स बताऊँगी। इसी तरह से जो आपको पैसेज आता है, कंप्रीहेंशन आता है, उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ आइडियाज़ बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। सो वो चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो इस वीडियो में आपके लिए यही है बस कि अगर आपको डीआई या कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो प्लीज़ उसके ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना इजी क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, उनकी तरफ बाद में आ जाइए। और कई बार ऐसा होता है डीआई के 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें पहला क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था, पहले क्वेश्चन को छोड़ के ही आप पूरा डीआई छोड़ के आगे चले जाते हैं। लेकिन कई बार डीआई का पहला क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन आगे वाला सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन इतना इजी होगा कि आप चुटकी में जस्ट उसे देख के ही उसका आंसर दे पाएंगे बिना कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस के। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है जी। अगर डीआई का पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा, ज़रूरी नहीं है आने वाले 4 क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट होंगे। हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां क्वेश्चन इतना ईजी हो जस्ट देख के ही आप उसका जवाब दे सकें। इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए। और अगर आपके पास एंड में, जैसे आपने पेपर वन को वैसे अब ऐसा होता है जैसे 3 घंटे आपको मिलते हैं, आप पेपर 1 को 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी मत दीजिएगा क्योंकि पेपर 2 में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। सो पेपर 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा आप दे सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा मत अपना टाइम कीजिएगा बिकॉज पेपर 2 भी बहुत लेंथी होता है। सपोज कीजिए आपके पास अभी पेपर 1 के 1 घंटा और 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ पेपर 1 करने के लिए आपके पास 5 मिनट और अवेलेबल हैं और इसमें आप सोच रहे हैं कि आपको अपना कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है जो आपने पहले नहीं किया था। सो कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए बिकॉज आपके पास टाइम कम है, अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आती है तो तब बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो कई क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन में ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप बिना पैसेज पढ़े कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक हर तरह के पैसेज पे अप्लाई नहीं होता, वेरी करता है फ्रॉम पैसेज टू पैसेज। कई बार पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर आप सिंपल कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं जिनको आप आंसर्स ढूंढे बिना, ठीक है। सो देख लीजिए अगर उस पैसेजेस में 5 क्वेश्चंस हैं, आपको कोई 2 क्वेश्चंस भी ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका आंसर आपको लगता है आप कॉमन सेंस से दे पाएंगे, तो उनके आंसर्स आप मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस, ठीक है जी। सो
ये कुछ ट्रिक्स थी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेहनत 100% की है, मतलब अपना बेस्ट दिया है, आपका मेन एम होता है आपने अपना 100% बेस्ट देना है, तो कभी भी अपने एफर्ट्स पे डाउट मत कीजिएगा। अगर आपने ऑनेस्टली ईमानदारी से तैयारी की है, अच्छे से आप पढ़े हैं, जैसे आपको बोला गया है, आपके मेंटर के द्वारा आपने नोट्स भी तैयार किए हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स भी स्टडी किए हैं, ठीक है, अगर आपने अपना 100% बेस्ट दिया है तो थोड़ा सा खुद पे भरोसा भी रखिएगा। बिकॉज जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर भी आपका साथ देगा अगर आपने ऑनेस्टली एफर्ट्स किए हैं तो, ठीक है जी। सो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखिएगा। पूरे पेपर में कभी भी ओवर एक्साइटेड मत होइए और कभी भी अंडर एक्साइटेड मत होइए, ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है स्टूडेंट्स को। सो यही कुछ टिप्स थे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और लर्नर्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इसका फ़ायदा ले सकें। और दूसरी बात, स्पेशल क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे चल रही हैं, मैंने आपको लिंक बताया है, सिमरनजीत कौर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे देख सकते हैं। सो वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी, एकदम स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा मेरा अनअकैडमी प्लस पे भी कोर्स शुरू हो चुका है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। सो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SIMMAR10, ठीक है, SIMMAR10। इस पे आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली यू लाइक दैट, टेक केयर, बाय बाय।